हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का यूथ इंजीनियर्स एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। मैं हूं संजय तिवारी और इस समय हम लोग मैकेनिक्स के कोर्स में हैं। एसएससी जेईई 2023 का स्पर्धा बैच है ये, इसी में आप और हम लोग इसमें चल रहे हैं। और मैकेनिक्स में इस समय हम लोगों ने 2-3 चैप्टर खत्म कर चुके हैं। अब आज आपसे वादा किया था एक नया चैप्टर शुरू करेंगे, तो आज एक नए चैप्टर की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो पहले आपको मालूम है संस्था हमारी लखनऊ में है। हम लोग लखनऊ में 2017 से काम कर रहे हैं और कई सालों से बच्चों को एसएससी जेईई एग्जाम के लिए तैयार कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल में, मैकेनिकल में, सिविल में। और इस समय भी ऑफलाइन बैच लखनऊ में ऑफलाइन सेंटर पे चल रहा है। आलमबाग में सेंटर हमारा है। आप कभी लखनऊ आइए, आपको यहाँ पे डेमो क्लास करिए, देखिए पढ़ के कैसा लग रहा है और बच्चों के साथ देखिए। दूसरी बात यह है कि इस समय ऑनलाइन बैच जो हमारा है मैकेनिकल का है, स्पर्धा बैच है। स्पर्धा बैच में अगर आपको ज्वाइन करना है तो आपको जाना क्या करना पड़ेगा कि प्ले स्टोर से यूथ इंजीनियर्स एकेडमी का ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। ऐसा एक लोगो आपको मिलेगा। ये कोर्स बायलैंग्वेज है, एसएससी जेईई 2023 के लिए ही बनाया गया है। इसके डेमो क्लासेस करने के बाद जो कि ऐप पर जाएंगे तो आपके लिए पहले से ही उसमें रिकॉर्डेड लेक्चर रखे हैं। उसको देखने के बाद अगर आपको लगता है कि हमसे पढ़ने लायक है तो आप इस कोर्स को ज्वाइन करेंगे। और जरूर ध्यान रखिएगा, SJT20 का रेफरल कोड है मेरा, इसको आप यूज करेंगे तो आपको फीस में 20% का डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है ना। चलिए, टीम में कौन कौन शामिल हैं जो आपको तैयार करेंगे एसएससी जेईई के लिए। तो रस्तोगी सर हैं जो कि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल और थर्मल पढ़ाएंगे। ओझा सर हैं जो कि फ्लूइड मैकेनिक्स और प्रोडक्शन आपको पढ़ाएंगे। मैं आपको इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, थ्योरी ऑफ मशीन और मशीन डिजाइन पढ़ाऊंगा। तो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में हम लोग हैं और आज नया चैप्टर शुरू करना है। नया चैप्टर अपना कौन सा है? ट्रस का। आइए शुरू करते हैं, नए चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है जी। तो ये अपना नया चैप्टर है। देखिए डायग्राम देख के लग रहा होगा कि हमें जो कुछ पढ़ना लिखना है इसी के बारे में पढ़ना है। और मुझे मालूम है कि आप कोई नए नहीं है इन सब चीज़ों के बारे में। डिप्लोमा में, बीटेक में, आप जहाँ भी हैं आपने इसको पढ़ा हुआ है। अब थोड़ा सा ढंग से पढ़ना है, ऐसा पढ़ना है कि न्यूमेरिकल्स को लगा सकें, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकें और अगर कुछ कंफ्यूजन रह गया हो उस समय पे तो उसको दूर कर सकें, है ना। पहले तो खाली इमेज देख लीजिए, ये इमेज है क्या, सबको समझ में आ रहा है। ये देखिए बिजली का हाई टेंशन जो आपकी लाइन जाती है, अक्सर देखा होगा जंगलों में, खेतों में, है ना, इस तरह का हाई टेंशन वायर जाती है। तो ये तो वायर चल रहा है, तो जो वायर में काम हो रहा है वो तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर कर रहे होंगे, ठीक है ना। ये जो नीचे बड़ा सा स्ट्रक्चर बना हुआ है ना, एक स्टील मेंबर्स का, लोहे का स्ट्रक्चर बना हुआ है, हम इसकी बात करने वाले हैं। दूसरा देखें तो जैसे ये एक ब्रिज है, हो सकता है रेलवे का ब्रिज हो, यहाँ से ट्रेन गुजरती हो सकता है कोई रोड हो, रोड गुजरती हो। बहुत बड़ा स्पैन है, यहाँ से देखिए यहाँ तक बहुत लंबे लंबे स्पैन है ना, बहुत ज्यादा गैप है। इस गैप को ऊपर से ब्रिज बनाया गया है और कोई यहाँ पे सीमेंट या कंक्रीट का वर्क नहीं है, एक स्टील का स्ट्रक्चर बनाया गया है। ये स्ट्रक्चर केवल देखने के लिए नहीं है, ये कोई शोबाजी में कि सुंदर लगे, अच्छा लगे इसलिए ऐसा बनाया गया है, ऐसा नहीं है। हम इंजीनियर हैं, हम ये सब चीजें कम ही करते हैं कि कोई चीज सुंदर दिखे इसके लिए काम करें। पहले उसकी स्ट्रेंथ की बात कर लें, उसकी रिक्वायरमेंट की बात कर लें, बाद में उसको ब्यूटी देने का काम अलग से हो जाएगा। तो ये पूरा स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, इसी स्ट्रक्चर के सहारे वो ट्रेन या ट्रक या जो भी कुछ इसके पास से गुजरेगा वो लोड ये बियर करेगा, ठीक है ना। ठीक जैसे इतना हाई टेंशन वायर का जो टेंशन है, आंधी आए, तूफान आए, भूकंप आए, वो सारे लोड को ये टावर बियर करता है। ऐसे ही ट्रेन के वेट को, और वही वेट भी कैसा है, कांस्टेंट नहीं है, ट्रेन चल रही है, डायनेमिक लोडिंग है। जब ट्रेन यहाँ से आगे बढ़ेगी तो डायनेमिक लोडिंग होगी, बस या ट्रक आगे बढ़ेगी तो डायनेमिक लोडिंग होगी, वाइब्रेशंस होंगे, है ना। उन सबको झेलने के लिए हमने आपने ये बनाया है। बात समझ में आ रही है ना। एक और फिगर देखिए, तो ये क्या दिख रहा है आपको, ये बहुत बड़ा सा जैसे हॉल बनाना है, जैसे गोडाउन बनाना है, बहुत बड़ा सा, है ना, इतना बड़ा गोडाउन बनाना है, खूब बड़ा सा एरिया है। हैंगर बनाना है जहाँ पे आपको जो जेट प्लेन है उनको अंदर जाके रखना है उनके लिए। तो बीच में टावर, तो बीच में खंभे, कॉलम तो आप दे नहीं पाएंगे, है ना। तो उसके लिए बड़ा सा स्पैन चाहिए। उस बड़े से स्पैन को कुछ स्टील के स्ट्रक्चर से इस तरीके से बनाया गया है ना। कभी आप रेलवे स्टेशन पे जाएं तो प्लेटफॉर्म पे जो आपको शेड बनाया जाता है उसके नीचे आप देखेंगे वैसा स्ट्रक्चर आपको मिलेगा।
है ना, स्टील का स्ट्रक्चर मिलेगा। बात समझ में आ रही है। कभी अगर हो सके तो आप अपने घर के आसपास देखिए ना, अपने घर के आसपास देखेंगे, अगर आपने घर के पास देखेंगे कहीं कोई शॉप है, जैसे कोई दुकान किसी ने खोल रखी है, जनरल स्टोर टाइप की दुकानें खुलती है ना मोहल्ले में, आप देखेंगे तो उन्होंने क्या कर रखा होगा, उनके दुकान की जो शॉप होगी उनकी, ये शॉप की बाउंड्री है ना, ये शॉप की बाउंड्री है। और करते क्या है, तो इसके आगे ही कुछ स्टील के स्ट्रक्चर लगा देते हैं, जैसे ऐसे करके एक रॉड लगा देंगे, एक रॉड ऐसे करके लगा देंगे, ठीक है, बीच में कुछ रॉड ऐसे ऐसे लगा देंगे, ऐसे करते हैं ना। और इसके बाहर यहाँ पर एक बढ़िया सी टीन सेट डाल देते हैं, है ना, ये टीन सेट डाल दिया, ठीक है, ये देखिए टीन सेट पड़ गया, ये टीन सेट पड़ गया, ठीक, ये टीन सेट पड़ गया। ये हमारा दुकान था, घर था, मकान था, कुछ भी था, है ना, गाड़ी पार्किंग के लिए गैरेज बना रखा है, ये मान लेते हैं घर है, ठीक है, इस टाइप से ये वाला पार्ट, ठीक, ये घर हो गया। अब इतना करने के बाद देखिए ये जो रोड की जमीन है या जो भी है, इसके नीचे उन्होंने ऐसा कर लिया, हो सकता है शॉप हो, दुकान के बाहर ऐसा कर रखा है। तो ये जो ब्लैक कलर से नीचे लगाया गया है, स्टील के मेंबर्स लगाए गए हैं, ये ट्रस है। जितने भी फिगर आपने अभी तक यहाँ तक देखे हैं, आप आम भाषा में एक लेमैन इसको कुछ भी कहे, कोई कहे पुल है, कोई कहे टावर है, कोई कहे कि गोडाउन है, लेकिन एक इंजीनियर के लिए, एक सिविल इंजीनियर के लिए, एक मैकेनिकल इंजीनियर के लिए ये सब कुछ ट्रस है, ठीक है ना। तो हम इसी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। एक बार जरा चैट बॉक्स में मुझे बता दें, ओके, हाँ शर्मा जी बिल्कुल तैयार रहते हैं, ऑडियो वीडियो ओके है, बिल्कुल सही है, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई कि ट्रस्ट में हमें पढ़ना क्या है, इसी को बनाना है ना, इसी को बनाने के लिए कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं, ठीक है ना। आइए देखा जाए नेक्स्ट क्या है। तो हम देखें कि ट्रस्ट बनता कैसे है। तो मैं बहुत बेसिक से शुरू करूंगा, है ना। जैसे कोई कहे कि ट्रस्ट के बारे में, इसको बनाने की बात कैसे विचार में आई होगी। हम लोग मैकेनिकल के हैं तो जरा हम लोग समझें। मैकेनिकल की भाषा में जैसे कोई मशीन हम लोग यूज करते हैं, जैसे साइकिल आपकी है, बाईसाइकिल है ना, खूब चलाया आपने, उस साइकिल को अगर डिसमेंटल करें तो बहुत सारे छोटे मोटे बड़े पार्ट निकलेंगे, फ्रेम निकलेगा, पेडल निकलेगा, ब्रेक निकलेगा, जो भी 200-250 के आसपास उसके पार्ट्स निकले, ठीक है ना। हर पार्ट्स को क्या बोल रहे हैं, एक लिंक, है ना। तो जैसे हमारे यहाँ मैकेनिकल की भाषा में सबसे मशीन का जो स्मॉलेस्ट लिंक होता है, मेंबर होता है, उसको कहते हैं लिंक। किसी मशीन का जो छोटे से छोटा एक पार्ट है उसको कहते हैं लिंक। वो आप कहेंगे कि पढ़ना ट्रस है, बात हो रही है मशीन की लिंक की, ठहर रखिए, थोड़ा सा इंतजार करिए, है ना। लिंक है, जब कई सारे लिंक को आप जोड़ देते हैं, कई सारे लिंक को जोड़ देते हैं तो क्या बन जाता है, एक मैकेनिज्म, है ना। थ्योरी ऑफ मशीन पढ़ेंगे ना तो खूब चर्चा होगी, लिंक, मैकेनिज्म, ये सब बहुत चर्चा होगी। फिलहाल अभी मोटे तौर पे समझें, जब कुछ लिंक्स को जोड़ देते हैं तो बन जाती है मैकेनिज्म। जैसे आपकी साइकिल है, साइकिल में अगर ब्रेक मैकेनिज्म की बात करें, हाथ से ब्रेक लगाते हैं ना, अगला पिछला दोनों, एक ब्रेक पकड़ लीजिए, चाहे अगला चाहे पिछला, तो एक लिंक तो हो गया जिसको आप उंगली से दबा रहे हैं, एक रॉड हो गई, एक लिंक। फिर एक दूसरा उससे जुड़ा होगा, नीचे गया होगा, तीसरा और जुड़ा होगा, आगे गया होगा, चौथा गया होगा जो ब्रेक शू के पास गया होगा। इस तरीके से 3 से 4 लिंक, और एक फ्रेम तो है ही है, ठीक है। इस तरह से 4 या 5 लिंक मिलके आपकी साइकिल का अगले ब्रेक का मैकेनिज्म बनाते हैं। ऐसे ही पिछले ब्रेक का मैकेनिज्म है, ऐसे ही पैडल उसमें चला रहे हैं तो पैडल एक लिंक हो गया, उसके ऊपर चैन लगी हुई है ना, वो गियर्स लगे हैं, चैन लगी है, पिछला है। तो पावर ट्रांसमिशन का जो मैकेनिज्म है उसमें भी कई लिंक शामिल है। मोटे तौर पे मैं कहना ये चाह रहा हूं, जब कई सारे लिंक को आप जोड़ देते हैं तो ऐसा बनता है कि एक, उसको कह रहे हैं मैकेनिज्म, है ना, मैकेनिज्म। डिटेल में इसके बारे में पढ़ेंगे बाद में, मैकेनिज्म क्या होगा थ्योरी ऑफ मशीन में। तो मैकेनिज्म किसे कहेंगे, ढेर सारे लिंक हो। अच्छा, लिंक भी ऐसा ना हो कि आपस में बिल्कुल वेल्डिंग कर दिए गए, जिस मैकेनिज्म का मतलब उसके लिंक आपस में मूव कर सकते हो। आप जब ब्रेक लगाते हैं तो वो लीवर मूव करता है ना, इसीलिए तो मैकेनिज्म है। अगर वो ब्रेक मूव ना करता तो मैकेनिज्म कहेगा, लिंक अगर मूव ना करता तो मैकेनिज्म कहेगा। हैंड पंप आप चलाते हैं, हैंड पंप देखिए, हैंड पंप से पानी निकालते हैं, एक रॉड है, इसमें देखेंगे हम लोग 4 बार मैकेनिज्म का इन्वर्जन होगा वो, ठीक है ना। तो वहां भी 4 लिंक मिलेंगी, ठीक है। तो एक मैकेनिज्म का मतलब क्या है कि लिंक आपस में मूव करती रहे, तभी उसको आप मैकेनिज्म कहेंगे, ठीक है। सिलाई मशीन देखिए,
एक एक तरीके से यहाँ हाथ से ऐसे घुमाते हैं, उसके ना जाने कितने पार्ट्स आपस में मूव करते रहते हैं। तो मशीन कहते बाद में बनेगी, पहले बनेगी मैकेनिज्म, और मैकेनिज्म किससे बनेगी? लिंक से। और मैकेनिज्म के लिंक आपस में कैसे होने चाहिए? एक दूसरे के रिस्पेक्ट में उनके रिलेटिव मोशन होना चाहिए। खैर, लिंक से बनी मैकेनिज्म, और मैकेनिज्म कई सारी मैकेनिज्म जोड़ दी जाए। साइकिल में फ्रंट ब्रेक मैकेनिज्म, रियर ब्रेक मैकेनिज्म, पावर मैकेनिज्म। आपकी साइकिल बहुत सिंपल मशीन है, क्यों? उसमें क्या क्या मैकेनिज्म है? एक तो पावर ट्रांसमिशन का मैकेनिज्म है, पैदल चलाते हैं, पीछे पावर जाती है, एक मैकेनिज्म हो गई। दूसरी मैकेनिज्म क्या है? फ्रंट ब्रेक का है। तीसरी मैकेनिज्म क्या है? रियर ब्रेक का है। तीन तो ये हो गई, एक आध जो पहिया वहिया घूम रहा है उसको ले लो। 3 से 4 मैकेनिज्म की मशीन है वो। और जरा वहीं चले आइए अपने बाइक में। जैसे बाइक में पहुंचेंगे बहुत सारी मैकेनिज्म हो जाएंगी। फ्यूल सप्लाई का मैकेनिज्म अलग है, इलेक्ट्रिक सप्लाई का मैकेनिज्म, उसमें प्रोसेस अलग है, फ्रंट ब्रेक का, क्लच का, सबका अलग अलग मैकेनिज्म है। कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाती है। कार में चले जाएंगे और कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी, हवाई जहाज में चले जाएंगे और कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी। मतलब कहने का ये है, लिंक से मैकेनिज्म बनता है, कई लिंक जोड़ के मैकेनिज्म बना, ऐसे ही कई मैकेनिज्म जोड़ के क्या बनता है? मशीन। ठीक है ना? तो ना हमें अभी लिंक पढ़ना है, ना मैकेनिज्म, ना मशीन। देखें इसकी बात हम ट्रस में कैसे लेके आ रहे हैं, इसी बात को समझते हैं। ठीक है, मान लेते हैं अपने पास कुछ लिंक्स हैं। जैसे जैसे मैं मान लेता हूं कि एक लिंक ये लेता हूं। सपोज दैट मेरे पास एक लिंक ये है, दिख रहा है ना? ऐसे ही एक लिंक और यहां पे जोड़ दिया, ऐसे ही एक लिंक और जोड़ दिया, ऐसे ही एक लिंक और जोड़ दिया, और नीचे वाले लिंक को सपोर्ट्स लगा दिए। हिंज सपोर्ट, रोलर सपोर्ट हम लोगों ने खूब पढ़े हैं, है ना? तो सपोज दैट नीचे वाले लिंक में हम लोगों ने ऐसे ही एक तरफ हिंज लगा दिया है, एक तरफ रोलर लगा दिया है। ठीक है ना? तो इसमें तो 4 लिंक जुड़ गए। ये क्या बन जाएंगे? मैकेनिज्म। अच्छा, कैसे बन जाएंगे? ये लिंक भी कैसे जोड़े गए हैं अभी आगे और डिटेल चर्चा करेंगे। ये चारों लिंक यहाँ पे पिन ज्वाइंट से जोड़े गए हैं। मतलब समझने का क्या है, वेल्डिंग नहीं किया गया है, आपने पिन ज्वाइंट लगाए हैं। पिन ज्वाइंट का मतलब क्या हुआ कि जैसे एक पत्ती ये है, दूसरी पत्ती ये है, दोनों में होल करके एक पिन डाल दिया। पिन डालने का मतलब क्या है कि दोनों आपस में ऐसे ऐसे मूव कर सकते हैं। तो ये जो 2 लिंक लगे हैं, ये दोनों लिंक आपस में मूव कर सकते हैं, ये आपस में मूव कर सकते हैं, ये आपस में मूव कर सकते हैं। सारे ज्वाइंट पर लिंक्स मूव करने के लिए फ्री है। तो जरा सोचिए क्या होगा इसमें क्या होगा अगर किसी ने गलती से इस पर एक फोर्स लगा दिया। सपोज दैट किसी ने गलती से एक फोर्स इस पे लगा दिया ऐसे करके, एफ मान लीजिए, उस किसी ने फोर्स थोड़ा सा लगा दिया पी। अब क्या होगा? जैसे ही इस पे पी फोर्स लगेगा, आप देखोगे ये स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा, क्योंकि पिन ज्वाइंट से है तो रुकेगा तो है नहीं, इस फोर्स को संभाल नहीं पाएगा, और ये स्ट्रक्चर आपको कुछ ऐसे दिखाई पड़ेगा। देखिए ध्यान से, कैसे दिखाई पड़ेगा? इसका ये नई पोजीशन बन जाएगी, ये नई पोजीशन बन जाएगी, और ये पोजीशन नई बन जाएगी। मतलब कहने का क्या हुआ? देखिए ध्यान से, कुछ ऐसी बात समझ में आ रही है। अगर हमने फोर्स लगाया तो ये अगर पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है, ये पॉइंट डी है, तो बी पॉइंट यहां से शिफ्ट होकर यहां पहुंच जाएगा, बी डैश बन जाएगा। सी पॉइंट शिफ्ट होकर यहां पहुंच जाएगा, सी डैश बन जाएगा। ठीक है ना? तो देखा जाए तो स्ट्रक्चर हमारा फेल सा हो गया। मतलब देखा जाए तो हमने जो बनाया था फोर्स लगने से फेल हो गया। तो फेल तो हो गया, इस पे मैं इससे साबित हो गया कि ये जो हमने बनाया था ये इस लोड पी को संभाल नहीं पाएगा। लेकिन मैकेनिकल वाले खुश हो गए। कैसे खुश हो गए? उनको एक चीज मिल गई कि लोड लगाने से लिंक मेंबर्स घूम रहे हैं, तो फोर्स पीछे लगाएंगे तो इधर चला जाएगा, आगे लगाएंगे तो इधर चला जाएगा। ये एक मैकेनिज्म बन गई। मैकेनिज्म बन गई तो इसका फायदा हम ले लेंगे मशीन को बनाने में। ये देखिए, ये एक मैकेनिज्म बन गई, है ना? अब बात ये समझ में आती है, अगर ये मैकेनिज्म बन गई है तो हमारे किस काम की? क्या किया जाए? देखिए ध्यान से देखिए, फिर से देखा जाए। हमने एक ऐसे करके रॉड लगाई, ठीक है, एक रॉड ऐसे करके लगाई, फिर से वही बना रहा हूं मैं, एक रॉड ऐसे लगाई, ठीक है, एक चौथी रॉड ये लगाई। इनके बीच में पिन ज्वाइंट ही रखेंगे, अभी पिन ज्वाइंट ही रखेंगे, पिन ज्वाइंट ही रखेंगे। लेकिन देखिए करते क्या है,
इस एंड पे हिंज सपोर्ट लगा रखा था पहले से ही, यहाँ रोलर सपोर्ट लगा रखा था पहले से ही। अब क्या किया मैंने, एक रॉड इसमें और बढ़ा दी गई। कैसे बढ़ा दी गई, मान लेते हैं इसको इससे मिला दिया गया, इसको इससे मिला दिया गया। जैसे इसको इससे मिलाया, अब क्या दिखाई पड़ रहा है, अब अगर इस एंड पर जैसे पहले फोर्स लगाया गया था, इस पॉइंट पर अगर मैं ये फोर्स P लगाता हूं, अगर ये फोर्स P लगाया जाए, तो क्या ये जो पॉइंट हमने लिए थे, A पॉइंट, B पॉइंट, C पॉइंट और D पॉइंट, क्या इस तरीके से इनका शेप चेंज होगा? इस एक रॉड के बढ़ा देने से अब जब मैं लोड लगाऊंगा तो क्या ये टिल्ट होकर ऐसे हो जाएगा? अब तो बिल्कुल नहीं होगा। इस एक रॉड के लगने से ऐसा नहीं होने वाला है ना? ऐसा रॉड लगने से अब ये होने वाला नहीं है। हाँ, अगर कुछ होना होगा तो टूट भले जाए, जब तक ये टूटेगा नहीं, डैमेज नहीं होगा, तब तक ले ये शेप बदलेगा नहीं। अब क्या पता चला, इससे एक फायदा मिला। क्या फायदा मिला? वाह, क्या मिल गया, एक ये स्ट्रक्चर है जो इस लोड को संभाल लेता है, इस लोड को बर्दाश्त कर लेता है। ये जो हमने बनाया है ये इस लोड को बर्दाश्त कर लेता है, लेकिन अब ये ऐसे ऐसे नहीं करता है। तो हम क्या कहेंगे, अब ये मैकेनिज्म नहीं रहा, क्योंकि इसके लिंक आपस में मूव नहीं कर रहे हैं। आप ये बात लिख सकते हैं कि यहां पे क्या फायदा दिखाई पड़ा कि रिलेटिव मोशन बिटवीन लिंक्स। बात समझ में आ गई? इस केस में देखा गया तो क्या मालूम चला कि नो रिलेटिव मोशन बिटवीन लिंक्स। बात समझ में आ गई ना? ये एक फायदा मिला, और जैसे ये फायदा मिला तो हमें समझ में आ गया यार इससे मैकेनिज्म तो नहीं बनेगी, इससे कोई मशीन तो नहीं बनेगी, लेकिन ये ऐसा तो है कि इस पर अगर लोड लगाया जाता है तो लोड को संभाल लेता है। तो जैसे ही इसके रिलेटिव मोशन को हमने खत्म किया, इसका एक नया नाम दिया गया, इसको कहा गया स्ट्रक्चर। इसको कहा गया स्ट्रक्चर, है ना? और जब इसको स्ट्रक्चर कहा गया तो इसी का टेक्निकल दूसरा नाम क्या है, इसी को टेक्निकली हम लोग दूसरा नाम देते हैं, इसी को कहते हैं ट्रस। ट्रस, इसी को नाम दिया गया ट्रस। तो ट्रस क्या है? ट्रस एक स्ट्रक्चर है ना? तो अगर ट्रस को फाइनली हम लिखना चाहें कि ट्रस कहते किसको हैं, तो ट्रस कहते किसको हैं, तो ट्रस के लिए आप लिख सकते हैं कि व्हाट इज ट्रस। कोई पूछे कि व्हाट इज ट्रस, तो आप सिंपली कह सकते हैं कि ट्रस इज ए फ्रेम्ड स्ट्रक्चर। फ्रेम्ड स्ट्रक्चर, है ना? क्या कर सकता है, विच कैन सस्टेन द लोड, विच कैन सस्टेन द लोड। उस पर लोड लगाओगे तो फेल नहीं होगा। अब एक वर्ड आ गया फ्रेम। ये फ्रेम का मतलब क्या है ना? फ्रेम का मतलब है कि जिसके लिंक आपस में मूव ना करें। फ्रेम स्ट्रक्चर का मतलब ऐसा शेप साइज, ऐसा कुछ बनाया गया है जिसके लिंक आपस में मूव ना करें। फ्रेम्ड स्ट्रक्चर का मतलब यही होता है ना? फ्रेम्ड स्ट्रक्चर लिखा है ना, फ्रेम्ड स्ट्रक्चर। फ्रेम्ड स्ट्रक्चर का इतना ही मतलब है कि अगर किसी चीज के लिंक आपस में मूव ना करें, नो रिलेटिव मोशन बिटवीन लिंक्स, तो उसी को कहते हैं फ्रेम्ड स्ट्रक्चर। यहां तक की बात समझ में आई? जरा एक बार चैट बॉक्स में सूचना दे दे हमको। इतनी बात, छोटी सी बात बताई, कोई ऐसी बहुत बड़ी बात, कोई जादू वाली बात नहीं है, आसानी समझ में आई होगी। अब कोई आपसे पूछे कि ट्रस क्या है, तो ट्रस को कह सकते हैं एक फ्रेम्ड स्ट्रक्चर है जो लोड को बर्दाश्त कर सकता है और जिसके लिंक आपस में रिलेटिव मोशन नहीं करते। ठीक है, चलिए ओके। तो अब जरा बात करते हैं हम लोग कि जब ट्रस की एनालिसिस करने चलते हैं तो कुछ हमें एजम्पशंस लेने पड़ते हैं। अच्छा, हम लोग एजम्पशंस क्यों लेते हैं? व्हाट इज द रीजन टू टेक द एजम्पशन इन स्टडी?
क्यों कल्पना करें भाई, दुनिया रियलिटी में चल रहे हैं, धरती पे जी रहे हैं, तो कल्पनाएं क्यों करें, है ना। एजम्पशन का मतलब ऐसा माना जाए, ऐसी कल्पना किया जाए। व्हाट इज द नीड ऑफ एजम्पशन, कुछ बताए कोई, अगर किसी को लग रहा हो एक शब्द में, दो शब्द में, व्हाट इज द नीड ऑफ एजम्पशन, हम एजम्पशन क्यों लेते हैं। तो ये कुछ एजम्पशंस की बात हो रही है कि जब ट्रस्ट की एनालिसिस हम लोग करेंगे तो ऐसा कुछ हमें लेना पड़ेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या क्या एजम्पशंस हैं मेन। पहला है कि ट्रस्ट मेंबर आर कनेक्टेड टुगेदर एट दियर एंड्स ओनली। जो ट्रस्ट के मेंबर होंगे, मेंबर कैसे होंगे, मेंबर मान लीजिए स्टील के ऐसे ऐसे हमने रॉड ले रखे हैं, ऐसे ऐसे बना रखे हैं, ढेर सारे रॉड हैं। मैं पहले बना लूं एक बार, देखिए ध्यान से। सपोज दैट अपने पास ऐसे ऐसे रॉड है, एक मेंबर ये है, ठीक है, एक मेंबर ये है, ठीक, इस तरह से हमारे पास कई मेंबर हैं। रुकिए जरा, ठीक है, दूसरा मेंबर ये है, तीसरा मेंबर ये है, मुझे इन मेंबर को जोड़ना है आपस में। तो जोड़ने का मतलब क्या है, सपोज दैट एक मेंबर ये है और दूसरा मेंबर ये है, मुझे इन दोनों मेंबर को यहाँ पे जोड़ना है ऐसे करके, ठीक है। तो देखिए दोनों मेंबर को उनके इंड पे जोड़ा गया है, आप देख रहे हैं ना, दोनों मेंबर को इंड पे मिला के और इनको जो है एक पिन ज्वाइंट से, अभी आगे लिखेंगे, ये पिन ज्वाइंट से मैंने जोड़ दिया है। तो ट्रस्ट मेंबर्स आर कनेक्टेड टुगेदर एट देयर एंड्स ओनली, किनारे पर ही जो ट्रस्ट के मेंबर्स हैं उनको एंड पे ही जोड़ेंगे। ऐसा नहीं करेंगे कि ले गए बीच में और यहाँ पे इस मेंबर को यहाँ ले गए और यहाँ जाके इसको चिपका दिया, यहाँ जाके जोड़ दिया, पिन ज्वाइंट लगा दिया। देखिए ऐसा ऐसा नहीं कर सकते, है ना। तीसरा मेंबर ले गए और इसको लाके यहाँ जोड़ दिया, तो क्या दिक्कत आ गई, इस मेंबर का एंड, इस मेंबर का एंड जुड़ा है, ये वाला ज्वाइंट ओके है, ये ज्वाइंट ओके है, लेकिन इसको देखिए, इस मेंबर का एंड तो है लेकिन इस मेंबर के बीचों बीच में आपने कर दिया, बीच में कर दिया है, तो ये ज्वाइंट हमारा ओके नहीं। तो ट्रस्ट मेंबर आर कनेक्टेड टुगेदर एट देयर एंड्स ओनली, ये बात समझ में आ गई ना। पहला जंक्शन क्या लिया हमने, क्लियर हो गया। दूसरा क्या है, ट्रस्ट आर कनेक्टेड टुगेदर बाय फ्रिक्शनलेस पिन, स्मूथ पिन। फ्रिक्शनलेस का मतलब क्या हो गया, स्मूथ पिन। हम लोगों ने फ्रिक्शन खूब पढ़ा है, फ्रिक्शनलेस जैसे ही वर्ड आता है क्या चलता है मालूम, कि म्यू की वैल्यू क्या होगी, 0। जैसे ही आप कहते हैं फ्रिक्शनलेस, फ्रिक्शनलेस का मतलब यही होता है ना बेटा, कि म्यू की वैल्यू क्या होगी, 0। ठीक है, अब सपोज दैट इसमें हमने पिन ज्वाइंट लगाएंगे। अच्छा, पिन ज्वाइंट समझ में आ रहा है ना, क्या आपको पता चल रहा है कि पिन ज्वाइंट कैसा होता है, पिन ज्वाइंट किसे कहते हैं, कैसा पिन ज्वाइंट, मतलब पिन ज्वाइंट कैसे लगाएंगे, ये तो आइडिया है ना। एक बार देख लेते हैं कैसे लगाएंगे, थोड़ा सा विजुलाइज हो जाएगा शायद। कैसे, देखिए सपोज दैट एक मेंबर हमारे पास ये है, थोड़ा सा इसको थिकनेस बढ़ा दें तो ज्यादा सही रहेगा। देखिए एक मेंबर ये है, ठीक है, और दूसरा मेंबर एक और ले लेते हैं ऐसे ही, दूसरा मेंबर ये है, इन दोनों को हमें जोड़ना है, ठीक है, इन दोनों को आपस में ज्वाइन करना है। तो ज्वाइन करने के बहुत सारे तरीके हैं। एक तो तरीका यह है कि वेल्डिंग कर दें, है ना, एक तरीका क्या है, वेल्डिंग कर दें, ठीक है। तो वेल्डिंग कर दें तो परमानेंट ज्वाइंट हो जाएंगे, तब तो आपस में रिलेटिव मोशन नहीं करेंगे। लेकिन हमें एनालिसिस करनी है, रियलिटी में क्या होता है, कहीं नटबोल्ट लगा होता है, कहीं वेल्डिंग भी किए रहते हैं, लेकिन एनालिसिस करने के लिए हम अपनी कंडीशन को ओपन रखेंगे कि रिलेटिव मोशन हो सकता है लेकिन हम उसको रोकेंगे। कैसे, तो कैसे वेल्डिंग, इसमें वेल्डिंग नहीं करेंगे, पिन ज्वाइंट लगाएंगे। कैसे लगाएंगे, पहले एक होल छोटा सा इसमें करेंगे, एक होल छोटा सा इसमें करेंगे, दोनों में नन्हे नन्हे छोटे छोटे होल करेंगे। देखिए जरा कैसे, देखिए एक मान लेते हैं, एक छोटा सा होल इसमें किया गया, ठीक है, और एक छोटा सा होल इसमें किया गया, ठीक। अब इन दोनों को एक के ऊपर एक रख दिया गया, उठा के इसको ले गए, इसके ऊपर रख दिए, दोनों होल एक दूसरे के ऊपर हो गए। बात समझ में आ रही ना, इसकी कोई जरूरत नहीं रही। और इसमें जाके ये समझिए मेरा जो पेन है, ये जो मेरा पेन है, ये पिन है, इस पिन को इसके अंदर डाल दिया गया। जब इस पिन को इसके अंदर डाल देंगे तो कुछ कैसा हो जाएगा, देखिए मैं अपने पेन को इसके अंदर डालता हूं तो कुछ एक फिगर बनाने की कोशिश करूं तो कुछ ये ऐसा बन जाएगा, ये देखिए, है ना। इसको ब्लैक कलर से फिल कर दें तो आइडिया हो गया, ये मेरा पेन है, इस पेन को इसके अंदर मैंने डाल दिया, क्लियर हुआ ना। अब आपको टोटली विजुलाइज हो रहा होगा
कि कैसे ये हमारा काम करता है। और सुंदर कर दिया जाए इसको। अब देखिए, ये दो मेंबर मेरे पास थे, दो मेंबर्स थे, दो मेंबर को पिन ज्वाइंट से मैंने यहाँ पे जोड़ दिया। अब क्या हो सकता है, इन मेंबर में मोशन कैसा पॉसिबल है, मोशन पॉसिबल है कि नहीं पॉसिबल है, बिल्कुल मोशन पॉसिबल है। ये मेंबर भी इस डायरेक्शन में ऐसे ऐसे मूव कर सकता है, ये मेंबर भी ऐसे ऐसे मूव कर सकता है, मतलब एक कैंची की तरह दोनों ऐसे ऐसे चल सकते हैं। क्लियर हुआ। ट्रस आर कनेक्टेड टुगेदर बाय फ्रिक्शनलेस पिन। अभी जो मैंने पिन यूज किया है, ये जो मेरा पेन है, पिन है ना, इसके सरफेस इतने स्मूथ हैं, इतने स्मूथ हैं कि फ्रिक्शन इसको मूव करने से रोकता नहीं है ना। पिन पर जो हमने पिन यूज किए हैं उसका सरफेस इतना स्मूथ है कि इसको ऐसे रोटेट, ऐसे ऐसे मूव करने में इसको कोई रुकावट नहीं पैदा होती है। ठीक है ना। ये अपना एक ज्वाइंट, एक एजम्पशन ये हो गया। तीसरा क्या है, द ट्रस स्ट्रक्चर इज लोडेड ओनली एट द ज्वाइंट। ये बात खास बात है ना, इसको ध्यान रखें। हम जब भी लोड लगाएंगे, जब भी लोड लगाएंगे तो कहां लगाएंगे, जहां पे दो मेंबर आपस में जुड़ रहे हो। जैसे एग्जांपल देखें, पिछले स्लाइड में आते हैं इसके लिए मैं, जैसे समझिए हाँ, ये तो बात क्लियर हो गई कि ये तो पार्ट खत्म हो गया, ये क्या है, ये तो मैकेनिज्म है। इसकी बात हम खूब करेंगे, ऐसा नहीं है, भूलिएगा नहीं इस फिगर को, इस फिगर की बात हम खूब करेंगे, खूब करेंगे, लेकिन थ्योरी ऑफ मशीन में ये 4 बार मैकेनिज्म है, थ्योरी ऑफ मशीन में बहुत लंबी चलेगी। अच्छा, इसको देखिए ध्यान से, हमारे अभी चैप्टर के लिए ये है, इसको कह रहे हैं फ्रेम्ड स्ट्रक्चर या ट्रस। पहला जो हम कहते हैं सारे ज्वाइंट पिन ज्वाइंट हो गए, हो गए। देखिए उसके पहले क्या बोला था कि मेंबर के इंड आपस में जोड़े जाएंगे, हर मेंबर के इंड आपस में जुड़े हैं। अब ये कह रहे हैं कि जो भी लोड लगाएंगे वो लोड कहां लगाएंगे, केवल ज्वाइंट पर लगाएंगे। जैसे मैंने पी फोर्स लगाया, कहां लगाया है, इस पॉइंट पे लगाया है। ये पॉइंट क्या है, तीन मेंबर का, 1 2 3, इन तीनों मेंबर का ये ज्वाइंट है। ये क्या है, इन तीनों मेंबर का ये ज्वाइंट वाला पॉइंट है, ये ज्वाइंट वाला पॉइंट है, यहां लगाना है। अगर मान लीजिए और कोई फोर्स लगाना हो तो ऐसी बात नहीं है, मान लीजिए फोर्स मैंने इस पे लगा दिया, सपोज दैट ये फोर्स लगाया है ऐसे, है ना, इसकी वैल्यू P थी, इसकी वैल्यू बोल लेते हैं, मान लेते हैं ये P1 है और ये क्या है, P2 है। फोर्स में चाहे तिरछा लगाऊं, चाहे ऐसे लगाऊं, चाहे ऐसे लगाऊं, एक ज्वाइंट पे 5 फोर्स लगाऊं, कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। बस शर्त ये है कि कभी भी आप फोर्स को ज्वाइंट पर ही लगाएंगे, बीच में नहीं लगाएंगे। जरा सोच के देखिए, अगर एक फोर्स को बीच में लगाया जाए, सपोज दैट मैं ये जो वर्टिकल मेंबर दिख रहा है ना AB, इस पे मैंने फोर्स ऐसे लगा दिया, मान लीजिए 50 न्यूटन का फोर्स लगाया, तो ज्वाइंट पे फोर्स लगाने से और इस पर फोर्स लगाने से क्या होगा, ये समझना जरूरी है। भाई क्यों इतना तमाशा किया जा रहा है कि आपको फोर्स लगाना है तो केवल ज्वाइंट पे लगाना है। बहुत ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, अगर यहां पे बीचों बीच में मैंने फोर्स लगाया तो आपको स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में रस्तोगी सर ने पढ़ाया होगा, बेंडिंग स्ट्रेंथ, बेंडिंग स्ट्रेस आप पढ़ रहे होंगे। उसके हिसाब से मुझे क्या दिखाई पड़ता है कि ये जो हमारा मेंबर है, अगर मैं बीच में फोर्स लगाऊंगा तो ये मेंबर इस तरीके से बेंड हो जाएगा। यहां फोर्स लगाने से बेंड होगा कि नहीं होगा, जरा बताइए तो। अगर मैं मेंबर के बीच में फोर्स लगाऊंगा तो ये बेंड हो जाएगा ना, यस या नो, जल्दी से बताइए। मेंबर के बीच में सेंटर पे लगाएं, यहां लगाएं, यहां लगाएं, इसके लगने से एक बेंडिंग मूवमेंट डेवलप हो जाएगा और बेंडिंग मूवमेंट डेवलप होने से ये बेंड हो जाएगा। इस बात से सहमत हैं, यस या नो, जल्दी से बता दीजिए चैट बॉक्स में। ठीक है, जल्दी बताएं, ये बेंड हो जाएगा। अच्छा, अगर ये फोर्स यहां ना लगा के मैं यहां लगाता हूं 50 न्यूटन का फोर्स, देखिए वही फोर्स 50 न्यूटन का यहां लगा है, एक और लगा दिया है 60 न्यूटन का, है ना, मान लेते हैं एक और लगा दिया है 100 न्यूटन का। इस पॉइंट पे 3 फोर्स लगे हैं, क्या इन तीनों फोर्सेस के लगने से कोई भी मेंबर बेंड होगा, बिल्कुल बेंड नहीं होगा। क्यों बेंड होगा, इनके फोर्स के लगने से क्या होने वाला है, जो भी मेंबर है, चाहे इसकी बात करें चाहे इसकी बात करें,
ये तीनों फोर्स कहाँ लग रहे हैं? इस ज्वाइंट पे। इस ज्वाइंट पे दो मेंबर जुड़ रहे हैं, एक डीसी और एक बीसी। ये सारे तीनों फोर्स इसी मेंबर के थ्रू ट्रांसमिट होके बाकी जगह जाएंगे। जब मान लेते हैं ये वाला मेंबर जो हमारे पास बीसी है, सपोज दैट कि ये जो मेंबर है बीसी, ये हमारा बीसी मेंबर ऐसे करके है। देखिए ध्यान से देखिए, ये लाइन जो दिखाई गई है ये बीसी मेंबर ये वाला है, ठीक है। इसको थोड़ा सा वाइड कर लें, दिख रहा है ना, ये बीसी मेंबर है। अब ये तीनों फोर्स मिलके जो नेट इफेक्ट पैदा करेंगे, इस मेंबर के जो इस मेंबर का जो एक्सिस है, इसकी जो एक्सिस है, एक्सिस क्या होगी? ये सेंटर से गुजरने वाली लाइन है ना। इसी एक्सिस के या तो इसी एक्सिस के अलॉन्ग ही रहेंगे। हो सकता है कि इसको ये कंप्रेस कर रहे हो या खींच रहे हो, टेंशन दे रहे हैं। आप बिल्कुल कहते मेरी बात समझ रहे हैं ना, मैं क्या कहना चाह रहा हूं? ध्यान दीजिए, अगर यहाँ ऊपर कोने में नहीं, यहाँ देख लो, ये हमारा कौन सा मेंबर है? ये मेंबर हमारा बीसी है। ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है। बी पॉइंट पर एक फोर्स लगा है, सपोज दैट इसकी वैल्यू मान लेते हैं कि 150 न्यूटन, है ना। और सी पॉइंट पे तीन फोर्स लगे हैं, इधर से ये, इधर से ये कभी इसको बेंड नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि जो भी फोर्सेस डेवलप होंगे ये एक्सियल फोर्सेस होंगे। या तो इस येलो लाइन के एक्सिस पर लगकर इसको बाहर की तरफ खींचेंगे, इसको टेंशन में देंगे, या इसको कंप्रेशन में देंगे। ज्वाइंट पर लोड लगाने से यही बेनिफिट होगा कि ये जो मेंबर है ये या तो टेंशन में रहेगा या कंप्रेशन में रहेगा। इसमें कभी भी बेंडिंग नहीं होगी, नो बेंडिंग, नो बेंडिंग। बात समझ में आ गई? कब होगा? जब हम लोड को ज्वाइंट पर लगाएंगे। लेकिन अगर लोड को ज्वाइंट के अलावा कहीं भी लगा दें, अभी एक लोड मैं यहां पर सपोज दैट एक लोड यहां पर ऐसे लगा दिया जाए कि ऐसे करके, है ना, 80 न्यूटन का। जैसे ही ये लोड आप लगाएंगे, अब ये इसकी जो एक्सिस है, ये जो येलो लाइन है, इस एक्सिस के परपेंडिकुलर हो गया। परपेंडिकुलर होने से एक बेंडिंग मोमेंट आ जाएगा, और बेंडिंग मोमेंट आने से क्या दिखाई पड़ेगा कि आपका ये जो बीम है, ये बीम ऐसे बेंड हो जाए, ये बीम कह रहे हैं, ये जो लिंक है, ये जो मेंबर है, ऐसे बेंड हो जाएगा। तो हम नहीं चाहते हैं कि ट्रस में कोई मेंबर बेंड हो, ठीक है। इस वजह से ये एजम्पशन लिया गया है, द ट्रस स्ट्रक्चर इज लोडेड ओनली एट द ज्वाइंट, ठीक है ना। एक बात समझ में आ गई। एंड लास्ट वन क्या है? द वेट ऑफ द मेंबर मे बी नेग्लेक्टेड। क्वेश्चन में अक्सर आपको लोड दिया जाएगा, इस पे लोड कितना लग रहा है ये दिया जाएगा, जैसे फोर्सेस दिए जाएंगे। ये जो मेंबर का अपना वेट है, सेल्फ वेट, इसको जब तक ना कहा जाए तब तक हम कंसीडर नहीं करेंगे। जब मेंबर का वेट दिया जाएगा तो देखेंगे, है ना, क्या करना है। इसका अपना वेट हम नेग्लेक्ट करते हुए चलेंगे। तो ये तो बात हो गई हमारी ट्रस के एनालिसिस की, ठीक है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। ठीक, देखा जाए अगर ट्रस को टाइप्स में डिवाइड करना चाहें, टाइप्स ऑफ ट्रस, टाइप्स देखना चाह रहे हैं, ठीक है, टाइप्स ऑफ ट्रस। तो देखिए दो टाइप का ट्रस होगा, ठीक, ध्यान दीजिए। एक इस टाइप का है और एक इस टाइप का है। देखिए इसमें क्या अंतर दिखाई पड़ रहा है, साफ साफ क्या दिख रहा है आपको अंतर? इसमें दिख रहा है कि ये एक प्लेन ट्रस है, इसमें जो कुछ दिख रहा है सब एक ही प्लेन में है ना। एक प्लेन ट्रस समझ रहे हैं, जो टू डायमेंशनल है, ये टू डी में दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। और ये 3D में है, ये 3D में है। इसको कहेंगे हम लोग प्लेन ट्रस। और इसको कहते हैं स्पेस ट्रस। जरा इसका एग्जांपल देखा जाए, प्लेन ट्रस क्या है, स्पेस ट्रस क्या है, ये बात समझ में आ रही ना। टाइप्स को फिजिकली अगर ट्रस को डिवाइड करना चाहें
तो एक बात कर रहे हैं 2D प्लेन, मतलब 2D ट्रस्ट, जो कि सारे मेंबर एक ही प्लेन में होंगे, सारे मेंबर एक ही प्लेन में होंगे। इसमें देखिए सारे मेंबर तीनों प्लेन में है, एक्स प्लेन, वाई प्लेन, जेड प्लेन, तीनों में है ना। तो कुछ ट्रस्ट आपको देखने को मिलेंगे 2D में, कुछ दिखाई पड़ेंगे 3D में। एक बार जरा फिर से पिछले फिगर पे चलें, कहाँ पे, यहाँ देखिए इस फिगर में, बहुत ध्यान से देखिए। ये जैसे आपको टावर दिख रहा है, ये टावर तभी खड़ा रह सकता है, इसमें इस टावर को आप क्या कहेंगे, ये स्पेस ट्रस्ट हुआ, ये स्पेस ट्रस्ट है। लेकिन जैसे आपका ब्रिज है ना, तो ब्रिज में आप ब्रिज के एक साइड में देखें तो इस पूरे जो रोड बनी है या रेलवे ट्रैक है, रोड के एक साइड में जितने मेंबर्स हैं सब एक ही प्लेन में है, सब एक ही प्लेन में है। तो एक साइड वाले ट्रस्ट को क्या कहेंगे, प्लेन ट्रस्ट, उधर वाले साइड को क्या बोलेंगे, प्लेन ट्रस्ट। तो दो प्लेन ट्रस्ट आपस में जब जोड़े जा रहे हैं तब ये जाके मिलके आ रहा है। लेकिन ये क्या है आपका, ये इंक्लाइन फॉर्म में बढ़ता चला जा रहा है इस टाइप से, है ना। तो ये आपका हो गया स्पेस ट्रस्ट। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ प्लेन ट्रस्ट, दिस इज द एग्जांपल ऑफ स्पेस ट्रस्ट। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। चलिए अब आते हैं थोड़ी सी और एक आध चीजें और देख लें, फिर इसके न्यूमेरिकल पे पहुंचते हैं, है ना। आइए अब बात होगी कि मैथमेटिकली अगर हम लोग ट्रस्ट को क्लासिफाई करना चाहें, टाइप्स ऑफ ट्रस्ट फिर से देखना चाहें, ये तो हमने 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन के बेसिस पे ट्रस्ट को क्लासिफाई किया। अब करने जा रहे हैं थोड़ा सा मैथमेटिकल फॉर्म पे, देखिए ध्यान से। टाइप्स ऑफ ट्रस्ट, टाइप्स ऑफ ट्रस्ट, पहले तो एक डायग्राम बना लें फिर से जो पहले बना के आए थे, है ना। सपोज दैट ये हमने ट्रस्ट बना रहे हैं, एक ट्रस्ट ये है, देखिए ये ट्रस्ट दिख रहा है ना, बहुत ध्यान से। दूसरा ट्रस्ट यहां बना देंगे और तीसरा नीचे बना देंगे। और क्या दिखा रहा हूं मैं आपको कि ये ट्रस्ट है, इसके 4 मेंबर हैं, यहाँ पे ज्वाइंट किया गया, 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 और इधर हमने हिंज सपोर्ट लगा दिया है, इधर हमने रोलर सपोर्ट लगा दिया है। ऐसे ही यहाँ पर भी ज्वाइंट, चारों मेंबर को ज्वाइंट किया गया, लेकिन एक मेंबर हम यहाँ पे और एक्स्ट्रा लगाएंगे। ध्यान दीजिएगा, एक मेंबर इसमें हमने और एक्स्ट्रा लगाया, सपोज दैट ऐसा एक मेंबर लगा दिया, ठीक है ना। तो ये ट्रस्ट बन गया। ऊपर वाला क्या था, मैकेनिज्म, अभी बात हुई थी, ये क्या बन गया, ट्रस्ट। हमें लगा कि एक मेंबर को जोड़ने से ट्रस्ट बन जाता है, बहुत बढ़िया ट्रस्ट बन जाता है, ठीक है। रुकिए थोड़ा इसमें छुप रहा है मेरे ख्याल से, इसको इधर बना लेते हैं, इधर आ जाओ भाई, ध्यान दीजिए यहाँ पे, अब दिख रहा होगा, ठीक है। देखिए ध्यान से क्या दिख रहा है, हमने, ये तो मैकेनिज्म था, ये मशीन, इससे मशीन बन सकती है लेकिन और कुछ नहीं बन सकता, लोड नहीं संभाल सकता। एक मेंबर लगा दिया तो ट्रस्ट बन गया। हमें लगा कि एक मेंबर लगाने से इतना बढ़िया काम हो गया है, तो ऐसा करते हैं कि एक और लगा देते हैं। कैसे, पहले समझिए क्या है, ये ज्वाइंट है, ये ज्वाइंट है, ये ज्वाइंट है, ये ज्वाइंट है, यहाँ पे हिंज है और यहाँ पे रोलर है। हमें लगा कि एक मेंबर इसमें और लगा देना चाहिए, तो पहले एक ऐसे लगाया ही था, अब एक ऐसे और लगा दिया, ठीक है ना। तो अब लेकिन यहाँ पे ज्वाइंट नहीं, ध्यान रखिएगा, ये क्रॉस मेंबर्स हैं, क्रॉस मेंबर्स हैं, लेकिन ये आपस में ज्वाइंट नहीं है, यहाँ कोई ज्वाइंट नहीं है, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए, तो ये फिगर इसमें देखा जाए, अगर कोई पूछे आपसे, इसमें नंबर ऑफ मेंबर या लिंक एक ही बात है, चाहे लिंक कहा जाए चाहे मेंबर कहा जाए, है ना। तो इसे मेंबर कह रहे हैं, नंबर ऑफ मेंबर उसको लिख रहे हैं एम से। एम की वैल्यू क्या है, कितने मेंबर है इसमें, तो आप कहेंगे 1 2 3 4, 4 मेंबर है। नंबर ऑफ ज्वाइंट कितने हैं, मेंबर 4 है लेकिन ज्वाइंट कितने हैं, तो ज्वाइंट कहेंगे 1 2 3 4, ज्वाइंट कितने हो गए, 4, ज्वाइंट हो गए 4, ठीक है ना। वैसे इसमें देखा जाए तो नंबर ऑफ मेंबर कितने हो गए, 1 2 3 4, और बीच में एक ये आ गया 5। नंबर ऑफ ज्वाइंट कितने हैं,
अभी भी नंबर ऑफ ज्वाइंट इसमें 4 ही हैं, ठीक है ना। इसमें जरा ध्यान दीजिए, तो नंबर ऑफ मेंबर कितने हैं, 4 तो बाहर बाहर हो गए, 5 और 6, 6 मेंबर हैं, लेकिन नंबर ऑफ ज्वाइंट अभी भी क्या है, 4 है। ध्यान रखिएगा, फिगर का नाम दे रहे हैं, इस फिगर को कह रहे हैं 1, इसे कह दे रहे हैं 2, इसे कह दे रहे हैं 3। इतनी बात समझ में आ गई, आपने मेंबर और ज्वाइंट काउंट करना देख लिया कैसे काउंट कर रहे हैं। अब यहाँ पे हम इसको क्लासिफाई कर रहे हैं कि 3 तरह की चीजें हमको दिख रही हैं, इनको नाम अलग अलग देना है, ठीक है। तो फिर से लिख रहे हैं टाइप्स ऑफ ट्रस, ठीक है। बात होने जा रही है टाइप्स ऑफ ट्रस की। देखिए एक फॉर्मूला हमारे पास है, दैट इज m इक्वल टू 2j-3। इस फॉर्मूले को बहुत गौर से देखिए, ठीक है, इस फॉर्मूले को बहुत ध्यान से देखिए। मेंबर और ज्वाइंट के बीच में ये रिश्ता होना चाहिए, ठीक है। जरा इसमें समझा जाए कि ये रिश्ता कहां कहां फॉलो होता है। आप देखिए, जहां पे ये रिश्ता फॉलो होगा, जहां पे ये रिलेशन, जो फिगर इस रिलेशन को फॉलो करेगा, उसे हम कहेंगे परफेक्ट ट्रस। अगर m इक्वल टू 2j-3 है तो हम क्या कहेंगे, परफेक्ट ट्रस। तो दो टाइप का हो गया। अगर हमें दिखाई पड़ा कि m इक्वल टू 2j-3 फॉलो होता हुआ दिख रहा है, ठीक है ना, ये फॉलो होता हुआ दिख रहा है, तो इसे मैं नाम दूंगा परफेक्ट ट्रस। परफेक्ट ट्रस है ना। या एक नाम और है रिजिड ट्रस, ठीक है ना। लेकिन अगर ऐसा हो जाए, ये वैल्यू फॉलो ना करें, जहां पे आप कहें कि m इज नॉट इक्वल टू 2j-3, ठीक है, अगर ऐसा कुछ दिखाई पड़ गया, ऐसा कुछ दिखाई पड़ गया, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, इम्परफेक्ट ट्रस। उसे कहेंगे, ये परफेक्ट है तो ये क्या हो गया, इम्परफेक्ट, इम्परफेक्ट ट्रस, ठीक है ना। यहां तो बात समझ में आ रही है। अब इसके बाद m इक्वल टू 2j-3 अगर फॉलो नहीं कर रहा है तो दो केस बन सकते हैं। क्या बन सकते हैं, ध्यान दीजिए फिर से, इसमें दो केस बन सकते हैं। एक तो हो सकता है कि m इज लेस देन 2j-3, m इज लेस देन 2j-3, और एक बन सकता है कि m इज मोर देन 2j-3। दो ही केस हो सकते हैं। अगर इक्वल नहीं है तो या तो कम होगा या तो ज्यादा होगा, दो केस बन सकते हैं। अगर ऐसा केस बन गए, दो केस, ठीक है ना, अगर ऐसे केस दिखाई पड़ गए, ये तो ये बनेगा और या तो ये बनेगा, तो इसका नाम क्या होगा, इसको बोलेंगे डिफिशिएंट ट्रस। डिफिशिएंट ट्रस, डिफिशिएंट ट्रस कहें, या एक नाम और भी है, इसको कहेंगे अंडर रिजिड। अंडर रिजिड, अंडर रिजिड, ध्यान रखिए, किसको कहा था रिजिड हमने, रिजिड तब कहा था जब m इक्वल टू 2j-3 है और m की वैल्यू 2j-3 से कम है, तो तो इसका मतलब अंडर रिजिड है, रिजिड से नीचे है, अंडर रिजिड है। अच्छा यहां क्या कह रहे हैं, m इक्वल टू 2j-3, ठीक है, तो इसका एक नाम है, इसको बोलेंगे रिडंडेंट ट्रस। रिडंडेंट ट्रस, या इसी का दूसरे नाम से जानते हैं ओवर रिजिड, ओवर रिजिड, ओवर रिजिड, ठीक है ना। इसे कहेंगे डिफिशिएंट, इसे कहेंगे रिडंडेंट, इसे कहेंगे अंडर रिजिड, इसे कहेंगे ओवर रिजिड, ठीक है ना। टेक्निकली इसका एक नाम और भी हम लिख सकते हैं, जब भी आप थ्योरी ऑफ मशीन पढ़ेंगे तो वहां इस नाम फिर से सामने आएगा, और इसको कह सकते हैं, देखिए
ये जो आपका इसको जब हमारा डिफिशियंट से एक मेंबर हम एक्स्ट्रा लगा दे रहे हैं तो इसको हम लोग कह सकते हैं सुपर स्ट्रक्चर। इसका एक नाम और भी है, इसको कह रहे हैं सुपर स्ट्रक्चर। सुपर स्ट्रक्चर है ना, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। तो मेनली आपको यहां तक देखना है, ये तो थ्योरी ऑफ मशीन में वर्ड सामने आएगा कि जब हमारा ऐसा केस बनेगा तो उसे कहेंगे सुपर स्ट्रक्चर। यहां पर अभी आप यहीं तक बात को समझिए। डिफिशियंट सॉरी परफेक्ट ट्रस्ट, इम्परफेक्ट ट्रस्ट, इम्परफेक्ट के दो टाइप, डिफिशियंट ट्रस्ट और रिडंडेंट ट्रस्ट। अब जरा समझा जाए कि इनमें कौन सा फिगर किसको फॉलो कर रहा है। बहुत ध्यान से देखिए, जरा बहुत ध्यान से देखिए जो कहना चाह रहा हूं मैं। जरा पहले फिगर को देखिए, तो पहले फिगर में क्या कह रहा है कि m इक्वल टू 2j माइनस 3 फॉलो करता है क्या। तो देखिए, देखते हैं जरा। m की वैल्यू 4 है, 2j का मतलब हो गया 2 इंटू 4 और माइनस 3 ये हो गया। 8 में से 3 जाएगा, 5 बचेगा, तो यहाँ 4 बचेगा, यहाँ 5 बचेगा और दिखाई क्या पड़ेगा कि ये वैल्यू ऐसे आ रही है। मतलब यहाँ फॉलो क्या हो रहा है, क्या फॉलो हो रहा है, m इज लेस देन 2j माइनस 3। बहुत ध्यान दीजिए, पहले फिगर में क्या फॉलो हो रहा है, m इज लेस देन 2j माइनस 3। देखिए m इज लेस देन 2j माइनस 3। m, ध्यान दीजिए मैं क्या लिख रहा हूं, यहाँ m लिख रहा हूं, यहाँ पे 2j माइनस 3 लिख रहा हूं। तो मालूम चला कि m इज लेस देन 2j माइनस 3। अगर ऐसा केस बनता है तो कहाँ है, कहाँ है, कहाँ, ये देखिए ये है, m इज लेस देन 2j माइनस 3। इसका मतलब डिफिशियंट ट्रस्ट का ये एग्जाम्पल है। डिफिशियंट ट्रस्ट का एग्जाम्पल क्या हुआ, फिगर 1, फिगर 1, फिगर 1। बात समझ में आ गई, ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब जरा इसको देखते हैं, यहां क्या केस बन रहा है, ध्यान दिया जाए फिर से। क्या लिखना है, m इक्वल टू 2j माइनस 3, तो इधर हुआ 5, इधर हुआ 2j, मतलब 2 इंटू 4 माइनस 3। तो क्या दिखाई पड़ा, यहां भी 5 आया, यहां भी 5 आया, दोनों आपस में इक्वल आ गए। इससे मैं खुश हो गया कि यहां पे ये फॉलो हो रहा है। देखिए m इक्वल टू 2j माइनस 3 यहां फॉलो हो रहा है। कहां पे है, m इक्वल टू 2j माइनस 3 ये फॉलो हो रहा है। इसका मतलब फिगर नंबर 2 इसका एग्जाम्पल हो गया। इसका एग्जाम्पल क्या हो गया, फिगर 2। बात समझ में आ गई। मीन्स ये हमारा परफेक्ट ट्रस्ट है, दिस इज परफेक्ट ट्रस्ट। ये क्या था, ये डिफिशियंट ट्रस्ट था, ये डिफिशियंट था। अब जरा इसमें देखें, ये क्या हुआ, यहां लिख रहे हैं 6 2 इंटू 4 माइनस 3। 6 यहां दिख रहा है, यहां 5 आ रहा है, यहां ये ज्यादा है, ये कम है। m इज ग्रेटर देन 2j माइनस 3, m इज ग्रेटर देन 2j माइनस 3। तो यहां पे ये फॉलो हुआ, m इज ग्रेटर देन 2j माइनस 3। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये हमारा ये वाला केस बना, ये हो गया रिडंडेंट ट्रस्ट या ओवर रिजिड ट्रस्ट। यहां आप कहेंगे फिगर कौन सा एग्जांपल हुआ, फिगर 3, फिगर 3, ठीक है ना। तो ये हमारा हो गया रिडंडेंट ट्रस्ट या ओवर रिजिड ट्रस्ट, ओवर रिजिड कह लें, ओवर रिजिड। इतनी बात समझ में आ गई है। एक बार जरा चैट बॉक्स में सूचना दे दें कि अभी जितना चीज बोर्ड पे लिखी है यहां तक कोई समस्या है किसी को, इतनी स्टोरी में कहीं कोई दिक्कत आई है। टाइप्स ऑफ ट्रस्ट को क्लासिफाई करने में किस तरीके से देखा जाएगा, जहां पे m इक्वल टू 2j माइनस 3 फॉलो होगा उसी को हम कहेंगे परफेक्ट ट्रस्ट, नहीं तो कहेंगे इम्परफेक्ट ट्रस्ट। जल्दी से बता दे चैट बॉक्स में, क्योंकि अब यहां के बाद से आगे की बातचीत जो होगी वो न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए होगी। हम लोग ट्रस्ट की एनालिसिस करना शुरू करेंगे। थ्योरी का पार्ट ट्रस्ट के चैप्टर में यहां तक खत्म हो गया। भाई चैट बॉक्स में जल्दी बताएं जिससे कि आगे बढ़ पाए।
ओके, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक शुरू होता है, ट्रस्ट की एनालिसिस। ठीक, एनालिसिस ऑफ ट्रस्ट, एनालिसिस ऑफ ट्रस्ट। एनालिसिस ऑफ ट्रस्ट, ठीक है। अच्छा, इससे पहले एक चीज और समझ ले जरा, बहुत छोटी सी, बहुत छोटी सी बात, बहुत छोटी सी बात, कि आप जरा मुझे बताएं कि स्मॉलेस्ट पॉसिबल ट्रस्ट क्या हो सकता है। जो शर्तें आपने लगाई कि ट्रस्ट ऐसे होगा वैसे होगा, है ना, उसके लिए स्मॉलेस्ट पॉसिबल ट्रस्ट क्या है? स्मॉलेस्ट पॉसिबल ट्रस्ट कैसा हो सकता है? क्या कंडीशन लगाई आपने कि ट्रस्ट को एंड पे जोड़ेंगे, ठीक है, फ्रिक्शनलेस ज्वाइंट होगा, लोड कहते हैं ज्वाइंट पर लगाएंगे, सब शर्तें लगाई ना आपने। और ट्रस्ट किसे कहेंगे? सबसे बड़ी बात तो आपने कहा कि ट्रस्ट, जहां पर परफेक्ट ट्रस्ट किसे कहेंगे? जब m इक्वल टू 2j-3 होगा। तो सबसे छोटा ट्रस्ट कौन सा है जो इन चीजों को फॉलो करता हुआ चले? देखिए, आपने 4 मेंबर का ट्रस्ट बनाया था जिसमें 4 मेंबर लगाए थे, देखिए ध्यान से, इसमें आपने 4 मेंबर लगाए थे तो ट्रस्ट नहीं बना था, बन गया था मैकेनिज्म, ठीक है। 5 लगाए तो ट्रस्ट बना, तो मतलब 4 से ज्यादा लगाएंगे तो ट्रस्ट बन सकता है। क्या 4 से कम लगाया जाए, 4 मेंबर से कम का हो, तो क्या ट्रस्ट बनेगा? देखा जाए जरा। सपोज दैट हमने एक ट्रस्ट बनाया ऐसे, बहुत ध्यान से देखिए। मान लीजिए हमने एक ट्रस्ट बनाया ऐसे कुछ, रुकिए घुमा दें इसको, इसमें केवल 3 मेंबर हैं, ध्यान दीजिए। और इन तीनों मेंबर को कैसे जोड़ा गया? ये ज्वाइंट ज्वाइंट, इसको यहाँ पे हमने हिंज सपोर्ट कर दिया, इसको यहाँ पे रोलर सपोर्ट कर दिया, ये ट्रस्ट तो बन गया भाई। बस खाली पता करना है क्या ये फॉलो करता है इसको, m इक्वल टू 2j-3 फॉलो करता है। मेंबर कितने हैं? 3। ज्वाइंट कितने हैं? 3। देखिए जरा, 3 इक्वल टू 2 इंटू 3-3, 3 इक्वल टू 6-3 और 3 इक्वल टू 3। इसका मतलब ये तो परफेक्ट ट्रस्ट निकला, समझे भैया? ये हमारा एक परफेक्ट ट्रस्ट निकला, कि इसका मतलब ट्रायंगुलर ट्रस्ट जो होता है वो एक परफेक्ट ट्रस्ट होता है। दिस इज ए परफेक्ट ट्रस्ट। बात समझ में आ गई? तो हमने 4 मेंबर को जोड़ के ट्रस्ट बनाया तो फेल हो गया, ट्रस्ट नहीं बन पाया। 5 को जोड़ के बनाया, ट्रस्ट बन गया था, परफेक्ट बना था। हमने देखा 4 से कम करें, 3 को देखा तो 3 से भी ट्रस्ट बन जाता है। क्या 2 मेंबर से भी ट्रस्ट बन सकता है? किसी भी तरीके से 2 मेंबर को ऐसे जोड़ा जाए, किसी भी 2 मेंबर को ऐसे जोड़ा जाए, मान लेते हैं एक मेंबर ये है, एक मेंबर ये है, इनको यहाँ पर हम पिन ज्वाइंट से जोड़ दें, यहाँ पिन ज्वाइंट से जोड़ दें, तो क्या ये ट्रस्ट बनेगा? नो, कभी नहीं बन सकता, ठीक है। तो एक मेंबर से सवाल ही नहीं पैदा होता। इसका मतलब सबसे छोटा पॉसिबल ट्रस्ट क्या हो सकता है? स्मॉलेस्ट पॉसिबल ट्रस्ट इज ए ट्रायंगुलर ट्रस्ट, ट्रायंगुलर ट्रस्ट। ये बात समझ में आ गई? इस चर्चा से समझ में आया कि स्मॉलेस्ट पॉसिबल ट्रस्ट इज ए ट्रायंगुलर ट्रस्ट, त्रिभुजाकार ट्रस्ट ही सबसे छोटा ट्रस्ट संभव है। यहाँ थोड़ी सी बात मैं जोड़ूंगा अपने बायोलॉजी का। हाई स्कूल में, 10th में, कहीं बचपन में हम लोगों ने बायोलॉजी में पढ़ा कि हमारी बॉडी का जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट है वो सेल है, कोशिका है ना। हमारी बॉडी जो है, पूरी बॉडी कोशिकाओं से मिलकर बनी है, सेल्स से मिलकर बनी है। कोशिकाओं की खोज किसने किया था? तो मुझे ऐसे याद आ रहा है, रॉबर्ट हुक ने किया था, ऐसे ही था ना, खैर चेक कर लेना। तो याद करिए कैसे दिखाया जाता था कि सेल कैसे होते थे, आप क्या कहते थे? इसका मतलब हमारी बॉडी का सबसे छोटा जो एलिमेंट है वो सेल है, लाखों सेल आपस में जुड़े हुए हैं। तो मुझे कुछ बायोलॉजी की चीजें ऐसी याद आ रही हैं कि सेल ऐसे बनाए जाते थे, एक सेल ये होता था,
फिर बोला जाता था इसी से दूसरा सेल जुड़ा हुआ है, ऐसे करके, है ना, इसी से तीसरा सेल जुड़ा हुआ है, इसी से चौथा सेल जुड़ा हुआ है, ऐसे करते करते हमारा पूरा शरीर बन जाता है। कुछ ऐसे ही तो है ना, कुछ ऐसे ही तो है, ठीक है। मैं बहुत ज़्यादा इसके बारे में जानता नहीं हूँ, बस मुझे लगा ऐसे कि ऐसे कुछ होता होगा। ये सारे सेल्स हैं, 1 2 3 4 काउंट कर, लाखों सेल ऐसे मिलके पूरा शरीर बन जाता है। हमारी बॉडी का सबसे छोटा एलिमेंट क्या है, ये है, ऐसा ऐसा सेल है ना। तो ट्रस्ट भी ऐसे ही होता है। ट्रस्ट भी ऐसा नहीं है कि ट्रस्ट को बनने के लिए क्या होगा, छोटे छोटे, सबसे छोटे छोटे ट्रस्ट को जोड़ के ही बड़ा ट्रस्ट बनेगा। छोटा ट्रस्ट क्या है, ट्रायंगुलर ट्रस्ट। जरा देखिए तो, जो रियल फिगर हमने दिखाए थे स्टार्टिंग में, इसमें आइए, इसमें आइए, आपको दिखाई क्या पड़ेगा, आप कहीं भी देखिए, देखिए जैसे ये दिख रहा है तो एक रॉड ये है लिंक, एक लिंक ये, एक लिंक ये, देखिए ट्रस्ट दिखा आपको, एक ट्रायंगल दिखा, नहीं दिखा, मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ रेड कलर से। देखिए एक लिंक ये है, एक लिंक ये है, एक लिंक ये है, ये मिलकर ट्रायंगल बन गया। ऐसे ही देखिए एक लिंक यहाँ पर है, एक लिंक यहाँ पर है, एक लिंक यहाँ पर है, फिर ट्रायंगल बन गया। एक लिंक ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, फिर ट्रायंगल बन, कहीं भी देखिए, ये देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, सिर्फ ट्रायंगल 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 जोड़ के ही आपका पूरा ट्रस्ट बनेगा। इसमें कहीं देख लीजिए, ध्यान दीजिए, कहीं पर पकड़ लीजिए, जैसे देखिए मुझे दिख रहा है एक लिंक यहाँ पर है, एक लिंक ये है, एक लिंक ये है, बन गया ट्रायंगल। ऐसे ही इसमें देखिए, देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये लिंक जा रही है यहाँ पे, ये लिंक ये है, ये लिंक ये है, बन गया ट्रायंगल। देखिए ये लिंक है, ये लिंक है, बन गया ट्रायंगल। तो ऐसे ही ट्रायंगल ट्रायंगल को जोड़ के ही बड़ा ट्रस्ट बनेगा। आप कितना भी बड़ा ट्रस्ट देख लें, एफिल टावर देख लें, एफिल टावर भी एक ट्रस्ट है, उसको गौर करके देखेंगे जूम करके, तो छोटे छोटे उसमें ट्रायंगल दिखाई पड़ेंगे। मतलब हर ट्रस्ट के अंदर आपको ट्रायंगल ही मिलेगा, चाहे वो ट्रस्ट कितना ही बड़ा क्यों ना हो, ठीक है ना। चलिए अब अपनी बातचीत पे आते हैं। ये बात समझ में आ गई, तो स्मॉलेस्ट ट्रस्ट इसे कहते हैं। इसीलिए इस ट्रायंगुलर ट्रस्ट को हम लोग बेसिक ट्रस्ट भी कहते हैं। इसका एक नाम और है, बेसिक ट्रस्ट, ठीक है। जब भी केवल ट्रायंगल, एक ट्रायंगुलर ट्रस्ट दिखाई पड़े तो उसको हम लोग कहेंगे बेसिक ट्रस्ट, ठीक है। अब आते हैं ट्रस्ट की एनालिसिस ऑफ ट्रस्ट, ठीक है। तो आज इसको केवल हेडिंग डालेंगे, नेक्स्ट लेक्चर से कंटिन्यू करेंगे क्योंकि आज ये हो नहीं पाएगा। फिर दो टाइप की से हम लोग ट्रस्ट की एनालिसिस करते हैं, ठीक है। एक को बोलते हैं मेथड ऑफ ज्वाइंट, मेथड ऑफ ज्वाइंट, और दूसरे को बोलते हैं मेथड ऑफ सेक्शन, मेथड ऑफ सेक्शन। इन दो तरीकों से ट्रस्ट को हम लोग स्टडी करेंगे, उसके मेंबर्स में फोर्सेस निकालेंगे। दो मेथड हैं, तो आज इसको यहीं तक रखते हैं, कल इसको समझते हुए और प्रॉब्लम करना शुरू कर देंगे। आज टाइम हो चुका है, 10:30 हो रहा है, बहुत टाइम नहीं लग पाएगा, ठीक है। तो जरा एक बार चैट बॉक्स में बताएं कि आज का लेक्चर आपको समझ में आया है कि नहीं आया है, जल्दी से। जो कुछ हुआ है थोड़ा इंटरेस्टिंग ही था, मैंने कोशिश भी किया कि इसको बनाया जाए इंटरेस्टिंग, ठीक है। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच। ऐसे ही पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, और कल हम लोग मिलेंगे फिर से, और ट्रस्ट में खूब सारे न्यूमेरिकल्स लेंगे, कुछ प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस लेंगे और फिर कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच, बेस्ट विशेस।